हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी यह कल्पना नहीं की होगी कि उच्च न्यायपालिका के कुछ न्यायाधीश भ्रष्टाचार एवं बेईमानी में लिप्त होंगे। उन्होंने यह भी नहीं सोचा होगा कि भ्रष्टाचार एवं बेईमानी में लिप्त कुछ न्यायाधीश देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच जाएंगे और उसे भी गंदा कर देंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। जब बिना विज्ञापन के पिछले दरवाजे से की गई नियुक्ति को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा वैध करार कर दिया जाता है। तीन बार दक्षता परीक्षा में 45% अंक न लाकर फेल बिहार के नियोजित शिक्षकों का नियोजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैध करार कर दिया जाता है। तो मैं भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री BR गवई महोदय से पूछना चाहता हूँ कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आयोजित परीक्षा के आधार पर मेरी नियुक्ति कैसे अवैध हो गई और मेरी सेवा क्यों समाप्त कर दी गई, जबकि मैंने विषयनिष्ठ आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में 65% से भी अधिक अंक प्राप्त किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में एकल श्रेणीनुमा एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की है, जिससे किसी स्तर पर त्रुटि होने पर न्यायार्थी को अंततः न्याय प्राप्त हो जाए और वह न्याय से वंचित न रहे। न्यायशास्त्र के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, जिनमें प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, भले 100 दोषी दोष मुक्त साबित हो जाए, परंतु किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, जिसके विरुद्ध प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वाद लाया जाता है, उसे भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तीसरा, वादी को न्याय देते समय यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके भी मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। हम दूसरे एवं तीसरे सिद्धांत को नैसर्गिक न्याय का भी सिद्धांत कहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति को न्याय प्राप्त होता है। अब मैं अपनी पीड़ा सुनाने जा रहा हूँ। तत्कालीन बिहार राज्य अवर सेवा चयन परिषद पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार पटना ने अगस्त 1990 में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक पद पर मेरी नियुक्ति की। माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापित विधि है, अपॉइंटमेंट मस्ट बी मेड according to the terms and condition of the advertisement. The rules of the game cannot be changed after the game is over. इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध जाकर तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के विरुद्ध जाकर याचिका CWJC संख्या 7932 वर्ष 1991 में दिए गए एक तरफा निर्णय के आधार पर फरवरी 1994 में मेरी सेवा समाप्त कर दी गई। उस समय मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, इसीलिए मैं कोई याचिका दायर नहीं कर पाया, परंतु मैं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रार्थना पत्र लिखता रहा। इसी बीच माननीय महाधिवक्ता महोदय की सलाह के आधार पर सांख्यिकी मूल्यांकन निदेशालय बिहार पटना ने दिसंबर 1996 में मेरी सेवा बहाल कर दी। फिर भी मेरी पीड़ा का अंत नहीं हुआ। सितंबर 1998 में मेरी सेवा दूसरी बार समाप्त कर दी गई। मेरे द्वारा दायर याचिका CWJC संख्या 353 वर्ष 1999 में मेरे अधिवक्ता महोदय ने कहा कि विज्ञापन के शर्तों के अनुसार ही नियुक्ति की जानी है और अदालत के निर्णय को लागू कर
भूतलक्षी प्रभाव से विज्ञापन की शर्तों को नहीं बदला जा सकता है। इस हेतु उन्होंने जय किशोर महतो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, आनंद दग्ध जाधव एंड अदर्स वर्सेज रुक्मणी आनंद जाधव, पी महेंद्रन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स और ए कार्ल्टन वर्सेज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स के रिलायंस को रखा। इसके बावजूद मेरी याचिका को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इन माई ओपिनियन द क्लेम ऑफ द पिटिशनर इज कवर्ड बाय द अर्लियर ऑर्डर्स ऑन द पॉइंट। एनी कंट्रारी ऑर्डर इन फेवर ऑफ द पिटिशनर would result in discrimination, as cancellation of appointment on similar ground has been upheld by this court and that has become final. The petitioner cannot be given a different treatment and restored to the post. In the result, I do not find any merit in this writ petition, which is accordingly dismissed. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत दिया कि जो व्यक्ति हत्या के मामले में अपने को निर्दोष साबित कर रहा है उसे भी फांसी पर लटका दो, क्योंकि इसी मामले में कई लोगों को पहले ही फांसी की सज़ा मिल चुकी है। इसके बाद मेरा LPA संख्या 927 वर्ष 2003 को भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरी विशेष अनुमति याचिका संख्या 17,333 वर्ष 2004 और पुनरीक्षण याचिका संख्या 1886 वर्ष 2005 भी केवल एक वाक्य लिखते हुए खारिज कर दिया कि देयर इज नो मेरिट, अकॉर्डिंगली इट इज डिसमिस्ड। जबकि मेरी पुनरीक्षण याचिका संख्या 1886 वर्ष 2005 में विदुषी एवं सुविज्ञ अधिवक्ता श्रीमती अपर्णा भट्ट ने कई मजबूत ग्राउंड रखा, जिसमें से एक है एडवर्टीजमेंट इज लाइक ए मिरर इन विच द नेम ऑफ द पोस्ट, पे स्केल, टाइप्स ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी कंडीशन, टर्म्स एंड सब्जेक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन and other information are given which are guidelines to the aspirant. Candidates prepare for the test as per terms of the advertisement. जनवरी 2006 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 1886 वर्ष 2005 खारिज होने के बाद मैं लगातार माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखता रहा। सभी प्रधान न्यायाधीश अपने आप को ईमानदार और गरीबों का मसीहा बताते रहे। कोई शेर की तरह दहाड़े तो किसी ने आंसू बहाया, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मजमा लगाया, तो किसी ने अपनी पत्नी के साथ राष्ट्रीय ध्वज को नमन कर अपनी उत्कृष्ट ईमानदारी का प्रदर्शन किया, परंतु मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने वर्तमान माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री BR गवई महोदय और भावी प्रधान न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत महोदय को भी प्रार्थना पत्र लिखा। उनका कहना है कि वे एक पत्रकार की तरह मामले का अन्वेषण करते हैं। माननीय प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री BR गवई का कहना है कि न्याय लोगों की दहलीज तक पहुंचना चाहिए, फिर मुझे न्याय नहीं मिला। मैंने कई बार चुनौती दी कि मेरे मामले में ईमानदार न्यायाधीशों या अधिवक्ताओं की जांच कमेटी गठित की जाए और मैं साबित कर दूंगा कि पटना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने पद एवं स्थिति का दुरुपयोग कर, न्यायिक भ्रष्टाचार कर एवं बेईमानी कर मेरे मौलिक अधिकार का हनन किया, मेरे साथ क्रूरतापूर्वक अन्याय किया और नैसर्गिक न्याय का भी उल्लंघन किया। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 और न्याय क्या पैसे वालों का गुलाम बन गया है, जिससे उन्हें केवल 15 दिनों में न्याय प्राप्त हो जाता है? और मैं पिछले 26 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। यदि माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मुझे न्याय देना होता तो मुझे 2016 तक न्याय अवश्य प्राप्त हो गया होता। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि भले ही न्याय देना उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, परंतु मेरे मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी अवश्य गठित करें, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में सरकार बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत महोदय, मेरी पुनरीक्षण याचिका संख्या 1886 वर्ष 2005 के सभी कागजात आपकी नाक के नीचे हैं, यानी रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि विदुषी एवं सुविज्ञ अधिवक्ता श्रीमती अपर्णा भट्ट ने कितना मजबूत ग्राउंड रखा है, परंतु बेईमानी में लिप्त न्यायाधीशों को कोई मेरिट दिखाई नहीं दिया। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे शीघ्र न्याय देने की कृपा करें। धन्यवाद।